Hello everybody, today we will discuss about the CBSE 12th class guest question paper for very short answers series पार्ट 3। यानी मैं ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। और किस तरीके से CBSE क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका किस तरीके का गेस्ट पेपर है, ये इसमें मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जो है इस तरीके से आता है। जनरल इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट ऑल questions are compulsory. There are 33 question in all. हम इसमें ए बी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई दे रखा है। मैं सिर्फ सेक्शन ए ही सॉल्व करूँगा, जिसमें शॉर्ट आंसर्स हैं दैट कंटेन 10 क्वेश्चन एंड 4 जो है आपका एसर्शंस हैं और विद रीजनिंग MCQ ऑफ मार्क्स 1 ईच, ये इसमें पूछे जाएंगे। हम क्वेश्चन जो है इस तरीके से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम। और इंटरनल चॉइस है इसमें ही। पहला क्वेश्चन क्या है, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट two different temperature T1 and T2 is shown in the figure. The specific the relation between the temperature T1 and T2 are given. देखिए, अगर आप देखें ऐसे गौर से तो जो ग्राफ है उसमें T1 टेम्परेचर ये है ग्राफ दे रखा है और T2 नीचे दे रखा है। तो T2 का जो स्लोप है, स्लोप बेसिकली क्या आता है, y2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो होता है दैट इज अ स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें अगर आप देखें तो T1 का जो है स्लोप ज़्यादा है और T2 का स्लोप कम है। और जो रिलेशन है वो I जो है आपका y एक्सिस में है, y एक्सिस में, और x एक्सिस में जो है v यानी वोल्टेज है। इसे हम देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, द स्लोप ऑफ आई वी कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको देखो, ज़्यादातर ग्राफ जो बना होता है वो इस तरीके से रहता है, v वोल्टेज इधर और I इधर। इसमें उल्टा दे रखा है, I इधर और v इधर। तो जो आपका ये पॉइंट है, हेंस आई वी जो कर्व आएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये कहेंगे आप द कर्व स्लोप ऑफ T1 इज़ ग्रेटर दैन द स्लोप ऑफ T2। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो रेजिस्टेंस जो है वो R1 का कम होगा और R2 का ज़्यादा होगा। एंड ऑल्सो एट हायर टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी हायर, मतलब द टेम्परेचर विल बी हायर, सो T1 इज लेस देन द T2। ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज इज 16:1। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। यानी आपको रेशियो दे रखा है मैक्सिमा मिनिमा इंटेंसिटी का जो 16:1 है, और आपको जो है एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड निकालना है। इसी का इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √3 है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट आई मैक्स अपॉन I minimum is equal to 16/1. We know that the I max upon I minimum is equal to R plus 1 and R minus 1 whole square. R क्या है, रेशियो है आपका A1 अपॉन A2 का। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते। तो पहले तो आपको I जो है यहाँ एम्पलीट्यूड है, आई जो है सर इंटेंसिटी है, और आर जो है वो रेशियो है एम्पलीट्यूड का A1 अपॉन A2 यानी मैक्सिमा अपॉन मिनिमा का।
ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे R1 + 1 अपॉन R1 - 1 होल स्क्वायर इज 16/1। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा इस पोर्शन से। दैट विल R + 1 अपॉन R - 1 इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी R + 1 इज इक्वल टू 4R - 4। R जो है हम राइट साइड ले जाएंगे और राइट साइड ले जाएंगे, और 4 जो है हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स इक्वल टू। तो 5/3R बनेगा। तो R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 5/3, यानी जो रेशो आया हमारा A1/A2 इज़ 5/3 रेशो आ गया। यही पूछा भी गया था क्वेश्चन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में है वो पढ़ते हैं। वी नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप निकालते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। क्रिटिकल एंगल होता है c, तो उसमें √3 की वैल्यू दे रखिए। तो √3 ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। c इज अ क्रिटिकल एंगल, तो हमें क्रिटिकल एंगल ही निकालना है इसमें। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे √3 इज इक्वल टू 1/sin c, और साइन से जो है आप देखेंगे रेसिप्रोकल से ऊपर ले जाएंगे और √3 को नीचे ले आएंगे, तो sin c इज इक्वल टू 1/√3 आएगी। तो हमारी वैल्यू, और c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन radius a carrying a steady current I, and the current I is uniformly distributed across this cross section। एक लॉन्ग वायर है जिसका रेडियस जो है ए है और इसमें करंट जा रहा है, ठीक, करंट पूरा जा रहा है इसमें। और ड्रॉ द प्लॉट ऑफ द प्लॉट जो हमें करना है रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप होता है, तो वो उसका ग्राफ बनाना विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द वायर, यानी वायर से अगर आप दूर तक जाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या फ़र्क आएगा उसको जो है हम ग्राफ में प्लॉट करना है। इसमें आपको ये बात मालूम होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल जो हमें बताता है कि इफ़ अ करंट इज गोइंग इन अ डायरेक्शन ऑफ थंब देन द कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन करती है। अब जैसे अगर जो हमारा एरो है ब्लैक एरो, वो अगर हम वायर ले लें तो इसमें किस तरीके से जैसे जैसे हम लेटरली दौड़ाएंगे तो उसमें वेरिएशन जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करके प्लॉट में लिखना है। ये क्वेश्चन है मेरे लिए। यहाँ आप देखेंगे कि फॉर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए जो है हमारा डायमीटर रेडियस ऑफ द वायर है, तो अगर उससे ग्रेटर हो तो उस कंडीशन पे फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला जो हमारा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट R इज इक्वल टू B इज इक्वल टू μ0I/2πr। इसमें आप देखेंगे म्यू कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ भी कांस्टेंट हो गई, R जो है वेरी कर रहा है। सो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना है। सिर्फ हमारा 1/R यानी यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेडियस से, तो ये देखना है। इफ़ रेडियस इज लेस देन कैपिटल ए, यानी रेडियस ऑफ दी जो आपका वायर है इससे कम होगा, तो तब क्या फॉर्मूला आता है। लेट द करंट I डैश फ्लो थ्रू द वायर
सो आई डैश इक्वल टू आई अपॉन पाई ए स्क्वायर अपॉन, ये जो है फॉर्मूला यूज़ किया है, ये ध्यान रखना है आपने। आई अपॉन यानी करंट अपॉन एरिया लिया है, तो जब करंट ए डैश अपॉन ए डैश हुआ, ये आई डैश जो है करंट तब है जब उसमें से पास कर रहा है, और टोटल करंट जो है हमारा आई है, टोटल रेडियस जो है वो कैपिटल है, ए डैश जो है स्मॉल आर लिया है जो कि वेरी कर रहा है। तो जब अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, अगर आप देखें इस साइड, तो हमारी वैल्यू आएगी ए डैश, और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर ए की वैल्यू जो है हमारी यही इसमें लिखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें लिखा है आई डैश इक्वल टू आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। आर जो है हमारा वेरिएबल है, और आर जो है ए जो है कांस्टेंट रेडियस है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आई डैश है वो है आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर, तो वैल्यू रखेंगे इसकी 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर, तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। यानी रेडियस जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जब वो करंट जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक वायर से, जिसमें जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम सोलेनोइड यानी वायर के अंदर ही निकाल रहे हैं। जब वायर के अंदर से निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी आर के, वेरिएबल आर की, और वायर से बाहर चले जाएंगे तो ये वैल्यू जो रहेगी वो आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर इसे प्लॉट करेंगे तो हमें किस तरीके नजर आएगा वो देखते हैं। वेरिएशन ऑफ पी विद आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, ये इसमें दिखा रखा है। ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हम करेंगे, यानी ये लीनियर ग्राफ, फिर बाद में स्लोप के वेरी में डिक्रीज होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। कैलकुलेट द वर्क डन इन चार्ज ऑफ 20 माइक्रो कूलम ऑन द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमें वर्क डन निकालना है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू अ केबल ऑफ रेडियस क्यूब ऑफ साइड 2 centimeter placed in a uniform electric field E is equal to 5 × 10⁵ I Newton per coulomb with its face parallel to coordinate plates। अब जो है इसे कैलकुलेट करना है, इसमें आपका नेट फ्लक्स निकालना है। तो पहले पोर्शन का हम क्वेश्चन करते हैं टाइम, जिसमें वर्क डन कैलकुलेट, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेट करना है हमें वर्क डन। तो इसका सोल्यूशन आएगा एज द सरफेस इज यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, और जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे W इज इक्वल जो आता है, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V होता है, तो उसमें जो वर्क डन आएगा वो भी 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। अब इसमें जो है द फ्लक्स कमिंग आउट एंड लिविंग आउट इज 0, तो नेट फ्लक्स जो है हमारा 0 है। तो अगर आप देखें तो इसमें वैल्यू फ्लक्स, क्योंकि डेल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी है और एरिया भी उतना है, जितना आ रहा है, तो नेट फ्लक्स जो है हमारा 0 हो जाएगा। अगर आप इसे सरफेस से देखें, जितना यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उतना ही इससे पास हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स जो चेंज आ रहा है वो 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम हैविंग रिलेटिव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी 4:1 रेस्पेक्टिवली। इसमें आपको वेलोसिटी बतानी है वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जब रिलेटिव फ्लक्स जो है रिलेटिव इलेक्ट्रिक एंड रिलेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो और जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है 4:1 दे रखी है मीडियम में। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम इज गिवन बाय 1/√μ0 एप्सिलॉन r μ0 अब आप गौर से देखें, ये वैल्यू ये होती है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और μr और एप्सिलॉन r इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है। तो ये इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो ये हमारा c है, तो हम c की वैल्यू निकाल देंगे। तो वैल्यू जो आएगी हमारी c ऑन रूट एप्सिलॉन नॉट एंड μ0 लिखेंगे, दैट इज 4 × 8 अपॉन रूट 4 × 1। तो नीचे 2 बचेगा, इसे सॉल्व करेंगे 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वाई द रेजिस्टेंस यूज इन सीरीज विद द एलईडीज। एलईडीज में हम रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? सॉल्यूशन है एज लो वोल्टेज डीसी सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एलईडीज। लो वोल्टेज ज़रूरत होती है, अगर हाई वोल्टेज लगा देंगे तो वो जल जाएगा। ऐसा करंट ड्रॉन फ्रॉम एलईडी इज नॉट ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर। ये मिली एम्पेयर का नहीं होता है, ज़्यादा होता है। अगर आपको 1 एम्पेयर भी आएगा तो एलईडी खराब हो जाएगी। सो रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल वैल्यू इज जॉइंड इन सीरीज विद एलईडी टू लिमिट द करंट अप टू द सेफ वैल्यू रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 चार्ज 7 microcoulomb and minus microcoulomb are placed at a point A and B, a short distance apart. Find an equipotential surface of the system. सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। इसका और क्वेश्चन भी पूछा है। देखिए दो क्या है कि यहाँ पर 7 है और यहाँ दूसरा, तो आपको माइक्रोकूलम के हैं, माइक्रोकूलम 7 माइक्रोकूलम एंड प्लस माइक्रोकूलम के। तो आपको एक सरफेस बताना है जहाँ पे दोनों ही मतलब पोटेंशियल जो है इक्वलेंट हो। ये और क्वेश्चन में देखते हैं इसका। अ फिगर शोन टू सिचुएशन व्हेन करंट विद वेलोसिटी v ट्रेवल थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P। ये मैग्नेटिक फील्ड से ट्रेवल कर रहा है। इन each केस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें थोड़ा गौर करने वाली बात है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी उल्टा है, और बी वाले क्वेश्चन इधर बात देखेंगे आप, बी इधर चल रहा है, सॉरी वी इधर चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो करंट डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वाई नीचे डाउन जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज़ करेंगे हम। पहले आप क्वेश्चन में है प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन निकालना है। पहले तो हम इसे लिखते हैं। अ प्लेन नॉर्मल टू ए बी पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट हैज़ equal potential everywhere on the surface, thus form an equipotential surface on the surface as shown in the figure। अगर आप देखें जो मैंने अभी बताया फिगर, यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट पे आपके चार्जेस रखें और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर रखा बिल्कुल सेंटर पे, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा आएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसी का सेकंड पार्ट। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिगर 1 मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड पॉजिटिव z डायरेक्शन। पॉजिटिव जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो z डायरेक्शन में आएगी। क्यों? अगर आप देखें क्वेश्चन को,
ये फिगर बनाई थी, इसमें करंट नीचे आ रहा है। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मालूम होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं बता देता हूँ। इफ़ वी होल्ड अ कंडक्टर इन राइट हैंड, इफ़ वी स्ट्रेच आवर मोट फिंगर, thumb and mid finger mutually perpendicular one another such that the forefinger represents the direction of magnetic field, mid finger represents the direction of current, then thumb will represent the direction of the force. तो इसमें ये कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब जब अगर वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के ऑर्थोगोनल पोटेंशियल जो है जो जाएगी, फोर्स लगेगी। इसीलिए इसमें जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में लग रहा है। मगर सेकंड फिगर में जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल है और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर नहीं, तो नो फोर्स एक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। टू लूप्स ऑफ अ डिफरेंट शेप आर मूविंग इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। आप में देख रहे हैं एक तो ट्रायंगल है और एक सर्कुलर। ट्रायंगल अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और ये जो सर्कुलर लूप है ये बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमें इसके बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट डेवलप होता है ईच केस में और हमको इनको एक्सप्लेन करना है। सॉल्यूशन है व्हेन अ ट्रायंगल लूप ABC एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड देन द फ्लक्स थ्रू इट्स बिगिन टू इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज होने लग जाएगा और जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा ड्यू टू द लेंज लॉ अ करंट इंड्यूस अपोज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो अपोज करेगा उसे, हेंस करंट डायरेक्शन इज पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी आपकी। यानी अगर आप देखें तो फील्ड इज आउटवर्ड है, हेंस द इंड्यूस करंट विल बी क्लॉकवाइज टू अपोज द एक्सटर्नल फील्ड। इसमें ध्यान रखना है किसमें, आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, इसकी बात करें, ये क्लॉकवाइज आएगा और इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज आएगा जो सर्कुलर है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। The circular loop is leaving the field, so the flux through it begin to decrease. So flux decrease होने लगा, induce current उसके try to increase the flux by producing the field in the same direction as the existing field. So the current of the induced current will be anti-clockwise. ये anti-clockwise में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A given plot below show the variation of photoelectric current and anode potential when light is induced on a metal surface। ये दिखा रखा है इसमें पोटेंशियल V1, V01, V02, V01, 2 एंड V03 और एनोड पोटेंशियल दिखा रखा है। इसमें आप देखेंगे करंट जो है Y एक्सिस में है और पोटेंशियल जो है हमारा X एक्सिस में। तो ये दिखा रखा है। क्वेश्चन क्या है इसमें, नेम द क्वांटिटी दैट इज केप्ट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या रहेगी एंड इट वेरीड इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या वेरी करेगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में पूछा गया, शो द ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ पोटेंशियल थ्रू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। एक्सलरेटेड जब रेस्ट से करने हैं तो डी ब्रोगली का वेरिएशन क्या आएगा वो आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन देखें। फोटो करंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करता है। सो द करंट इज कांस्टेंट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी जो आ रही है हमारी वो कांस्टेंट हो जाएगी। हाउएवर इन पोटेंशियल, इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट। अगर आप देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। अगर आप इसमें देखें ग्राफ में, ये जो पोर्शन यहाँ ये तो करंट है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है और करंट जो है वो सेम है, तो इंटेंसिटी सेम हो गई। However, the frequency of light is varied.
यानी डिफरेंट कलर की लाइट फॉल करी जा रही है, इसलिए एटॉमिक पोटेंशियल उनकी डिफरेंट है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में पूछा गया था, वी नो दैट डी ब्रोगली रिलेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो एच जो है फ्लैंक कांस्टेंट है हमारा, और पी जो है बेसिकली आपका मोमेंटम है। मोमेंटम का जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा लगेगा एच अपॉन रूट टू एम के ई, वे के ई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज ई वी। तो लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा, वो आएगा वहाँ एच अपॉन रूट टू एम ई वी। अगर आप इसमें देखें एम कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी कर रहा है पोटेंशियल। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। और हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये कह सकते हैं लैम्डा दोनों को स्क्वायर करेंगे तो v इज इक्वल टू वी लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लैम्डा जो वेवलेंथ है, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये देख रहे हैं आप, पैराबोला आएगा, ये दिखा रखा लैम्डा एंड वी पैराबोलिक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्फा पार्टिकल and proton are moving in a plane of paper in a uniform magnetic field P normal to the plane of the paper। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन जो है मूविंग कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और प्लेन ऑफ द पेपर, यानी पेपर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इफ द पार्टिकल हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, दोनों का इक्वल मोमेंटम है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री में उनमें क्या फ़र्क आएगा उसे कैलकुलेट करना है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू अपॉन पी, वेयर पी इज बेसिकली मोमेंटम, पी लिए मोमेंटम हो गया आपका, एंड द बी इज मैग्नेटिक फील्ड एज सेम। सो Q is directly proportional to R is directly inversely proportional to Q, यानी चार्ज। तो R अल्फा अपॉन आर पी इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर अल्फा आ जाएगा। इनका चार्ज जो है एक में प्लस ई है और दूसरे में 2e है, तो जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा आएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें एसेशन आ जाएगा और इसका रीजनिंग है। For question 11, 12, 13 and 14, two statements are given labeled as assertion and other is the reason। reason अगर उसको A B C D में रिप्रेजेंटेशन है इसका, A जो पोर्शन है यानी जो assertion और reason है वो एकदम सही है और उसने बिल्कुल एक्सप्लेन सही कर रखा है, तो उसमें हम A देंगे। B में अगर A और B यानी सोल्यूशन सही दे रखा है, रीजन भी सही दे रखा है, मगर वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, तो बी आएगा। सी सोल्यूशन जो है कि एसेशन सही है और जो रीज़न दिया है वो गलत है, और चौथा जो है 4D अगर लिखते हैं तो एसेशन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। क्वेश्चन इस तरीके से, एसेशन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, यानी सोलेनोइड में जो करंट जाता है वो इंडिपेंडेंट लेंथ पे भी होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे होता है। रीज़न क्या है इसका, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म रहता है। इसका सोल्यूशन जो है वो भी है, यानी कि जो सेकंड पोर्शन देखा है वो सही से सॉल्व नहीं बताया उसका सोल्यूशन। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन n होता है, ये n होता है नंबर ऑफ टर्न अपॉन मीटर, यानी 1 मीटर में कितने टर्न्स हैं। एंड करंट जो है वो हमारा कैरिंग करंट I इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। इट इज ऑब्वियस दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया क्रॉस सेक्शन से और जो लेंथ है वो इंडिपेंडेंट रहता है, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए एसेशन सही है। मगर बी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो उसका सोल्यूशन है वो गलत दे रखा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड सोलेनोइड, देयरफॉर ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, large evacuated tubes and external heating is required in semiconductor in order to flow
टू फ्लो करंट इन इट। अब रीजन क्या दे रखा है इसमें, द फ्लो ऑफ चार्ज कैरिंग करंट इन द सेमीकंडक्टर आर नॉट विद इन द सॉलिड इटसेल्फ, यानी सॉलिड में करंट पास नहीं करते। करंट जो है आप द फ्लो इन अ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर आर नॉट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड में नहीं काम करते। अब इसका आंसर जो है वो डी है, यानी कि ए भी गलत है, मतलब जो एसेशन दिया है वो भी गलत है और जो रीज़न दिया है वो भी गलत है, इसलिए डी आंसर है इसका। द फ्लो ऑफ अ चार्ज कैरिंग इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर नॉट ओनली इटसेल्फ while in vacuum tube the mobile electrons are obtained from heating electrodes and they are made to flow in evacuated space of vacuum। यानी कि अगर आप सॉलिड स्टेट में देखें तो उसमें तो काम करता है करंट, तो सॉलिड स्टेट में ही चलता है, मगर अगर आप वैक्यूम डायोड लें तो उसमें हीट किया जाता है उससे, जिससे कि करंट मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट पास होता है। नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएटेड ट्यूब इज रिक्वायर्ड फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ज़रूरत नहीं होती उसे हीट करने की, और इसीलिए इसका आंसर जो है दोनों ही गलत है, एसेशन भी और रीज़न भी। थर्ड क्वेश्चन और थर्ड यानी कि आपका एसेशन और रीज़न वाला का। चार्ज ऑन द कंडेंसर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज द सेम, यानी कंडक्टर से सारे के सारे जितने अगर आपने कनेक्ट किए हैं सबका चार्ज सेम होगा। आंसर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑन इट, यानी चार्ज पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन सी है, यानी कि इन सीरीज connection of the capacitor, charge on each capacitor remains same and equal to the main charge supplied by the battery। बैटरी जितना चार्ज दे रही है उतना सप्लाई, यानी कि सबका करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट है तो मगर करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। एंड द कैपेसिटर of the capacitor is independent only on the geometrical configuration and it is independent on charge on it। यानी कि जो कैपेसिटर है वो सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और उस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो किस तरीके से, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑन इट, कितना चार्ज आएगा, जैसी ज्योमेट्री होगी वैसे आएगा। हेंस ए इज़ ट्रू एंड आंसर दैट मीन जो रीज़न दिया है वो फॉल्स है। 14th section, when we produce charge q on a body by rubbing against another body which get the charge q2 in the process, then q1 plus q2 is equal to 0। रीज़न जो है चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं। रीज़न जो है इसका क्या है, इसका ए रखा है, यानी सेशन भी सही है और रीज़न भी सही है। When we produce a charge q1 on a body by rubbing against another body, we get charge q2, हमें q2 चार्ज मिलता है। Hence in the process then q1 and q2 are equal in magnitude and opposite in polarity, और दोनों opposite polarity होते हैं। यानी कि आप किसी बॉडी को रब कर रहे हैं तो अगर q माइनस 9q आपको बन रहा है तो प्लस 10q भी दूसरी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, ये उसका कहने का मीनिंग है। यानी कि प्लस q जितना नंबर मैग्नीट्यूड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड यानी नंबर आएगा, उतना ही दूसरा का, मगर दोनों अपोजिट होंगे। दिस इज बिकॉज द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, दोनों सेम कांस्टेंट रहते हैं। हेंस ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन। आज के लिए बस इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। सब्सक्रिप्शन से आपको मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे और लाइक और शेयरिंग से दूसरों का भी भला होगा जिन्हें फिजिक्स समझ नहीं आती है, और वो अगर शेयर करेंगे तो उनको भी फिजिक्स समझ आने लग जाएगी और अच्छा आंसर सही देने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।